बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप सभी को खुशामदीद। मैं हूं सलमान मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं मेरा प्रोग्राम एट 10 PM विद सलमान मिर्ज़ा। जनाब, पिछले एक डेढ़ महीने की पाकिस्तानी सियासत का निचोड़ निकाला जाए तो हर जगह एक ही आवाज़ लग रही थी, 26वीं आइनी तरमीम। इसका आगाज़ वहाँ से हुआ कि क्या सराहियाँ की जाने लगी कि मौजूदा चीफ जस्टिस की शायद मुद्दत बढ़ाई जा रही है, उनको एक्सटेंशन देने की भी बात की जाने लगी। फिर ये भी कहा जाने लगा कि जनाब मुद्दत मुलाजमत बढ़ा दी जाए। फिर ये कहा जाए कि 65 के बजाय 68 साल जो है वो मुद्दत कर दी जाए। फिर ये भी कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट के में जो जजेस की तादाद है वो 17 से बढ़ा के 23 कर दी जाए। कौन सा मुसव्विदा सही, कौन सा मुसव्विदा गलत, हर एक के हाथ में अलग अलग मुसव्विदा था। लेकिन जनाब फिर कुफर टूटा कर अल्लाह अल्लाह करके खैर उसके बाद फिर जिसे कहते हैं ना कि ये ऊंट फिर किसी ना किसी करवट तो बैठना ही था। अब गुज़िश्ता रात पिछले डेढ़ दो साल में पाकिस्तानी सियासत की सबसे हंगामा खेज रात साबित हुई, जब सेनेट का इजलास भी मुनक्किद हुआ, जब कौमी असम्बली का इजलास भी मुनक्किद हुआ और बिल आखिर 26वीं आइनी तरमीम को बाकायदा तौर पर मंजूर कर लिया गया। अब इस 26वीं आइनी तरमीम के दो पहलू हैं। पहला पहलू तो यह कि जनाब पहले कहा जाने लगा कि 25 तारीख के बाद जो चीफ जस्टिस साहब आने वाले हैं उनका रास्ता रोकने के लिए हुकूमत कोशिश कर रही है। कयास राय ये बातें, ये तमाम चीज़ें चल रही थी। हालांकि कोई हुकूमती नुमाइंदा इस बात को एक्सेप्ट नहीं करता, वो कहता जनाब ये तो चार्टर्ड ऑफ डेमोक्रेसी का हिस्सा था। और अब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी कहा कि चार्टर्ड ऑफ डेमोक्रेसी को आज हमने अमली जामा पहना दिया। लेकिन जनाब उनके मुखालफिन का यह ख्याल था कि शायद जो आने वाले चीफ जस्टिस हैं उनका रास्ता रोकने की कोशिश की जा रही है। अब चीफ जस्टिस किस तरह से मुंतखब होंगे इसके तरीक़ेकार को वज़ा कर दिया गया है। मुसव्विदा भी सामने आया, मुसव्विदा मंजूर भी कर लिया गया। अब जनाब पार्लिमानी कमेटी बैठेगी। पहले तो चीफ जस्टिस साहब जो है, जो जाने वाले चीफ जस्टिस होंगे, वो नाम देंगे। उसके बाद उस पर मुशावरत पार्लिमानी कमेटी करेगी, जिसमें सेनेट से भी और जिसमें कौमी असम्बली से भी मेंबरान पार्लियामेंट उसका हिस्सा होंगे। उसके बाद वो जो समरी होगी या जो नाम मुत्तफ़िका होगा वो वज़ीर आज़म को अरसाल किया जाएगा। वज़ीर आज़म साहब उसकी मंजूरी के लिए सदर को अरसाल करेंगे और उसके बाद फिर चीफ जस्टिस साहब का तयन हो जाएगा। यानी अब सीनियरिटी की बुनियाद पर चीफ जस्टिस आएंगे। ये मामला अब खत्म हो चुका है। अब ये मामला क्योंकि एक तवील अरसे से, मतलब अब मैं आज की बात नहीं कर रहा, एक जमाने से ये बहस चली आ रही थी कि सुप्रीम इदारा कौन सा है। क्या पार्लियामेंट सुप्रीम है? क्या वाकई में सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है? क्योंकि आइन जो है वो पार्लियामेंट बनाती है। लेकिन अक्सर मौकों में देखने में आया कि आइन के किसी भी आर्टिकल की अगर तशरीह चाहिए होती है तो जनाब तमाम जो पार्लियामान के मेंबर्स होते हैं या पॉलिटिशियंस होते हैं वो सुप्रीम कोर्ट जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट फिर आइन की तशरीह करती है। अब जनाब एक आइनी बेंच भी बनाई जाएगी। चीफ जस्टिस का तकर्रुर जो होगा वो भी पार्लिमानी कमेटी करेगी। अब हकीकी मायनों में अगर कहा जाए तो ये बात दुरुस्त हो जाएगी कि अब पार्लियामेंट ही सुप्रीम है। लेकिन कई सवालात पैदा होते हैं। पहला सवाल तो ये पैदा होता है कि क्या वाकई में इस आइनी तरमीम के बाद क्या पाकिस्तान में जमहूरियत मजबूत होगी? अगर ज़्यादा पुरानी नहीं, थोड़ी अरसे पहले की पुरानी की बात करते हैं। तहरीक इंसाफ के सरबराह बानी PTI की हुकूमत थी और जो उनके मुखालफीन थे, PDM बनाई गई थी। पीपल्स पार्टी ने खुद को PDM से अलग कर लिया था, लेकिन उसके बाद वो PDM का हिस्सा नहीं थी लेकिन उनकी इत्तेहादी थी। उन्होंने जनाब नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने की बात की। कासिम सूरी साहब जो है वो डिप्टी स्पीकर की हैसियत से फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे थे, उन्होंने एक रूलिंग पास कर दी और फिर यही हुकूमत, मतलब जो आज हुकूमत में है उस वक्त अपोजिशन में थी, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की तरफ देखा। अब अगर सवाल ये पैदा होता है कि उस वक्त ये मामला होता और उस वक्त जो है वजीर आजम की मुशावरत से चीफ जस्टिस लगाया गया होता, तो क्या वो जो उस वक्त रूलिंग पास की गई थी उसको सुप्रीम कोर्ट से रिजेक्ट किया जाता और क्या वाकई में दोबारा पार्लियामान बहाल होती? ये कई सवाल आते हैं। और फिर एक सवाल ये भी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शुरू दिन से इसकी मुखालिफत करती चली आ रही है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास आगे क्या ऑप्शंस रह गए हैं? मैं भी कुछ वकला नुमाइंदगान की गुफ्तगू सुन रहा था, उन्होंने भी कहा कि जनाब हम इसके खिलाफ तहरीक चलाएंगे। लेकिन अब ये आइन का हिस्सा बन चुकी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जनाब ये कह भी रहे थे कि हम जब हुकूमत में आएंगे हमें 2/3 अक्सरियत मिलेगी। CM-KP की मैं बात कर रहा हूँ, उन्होंने कहा कि जनाब हम इसको अनडू कर देंगे, मतलब हम दोबारा से ये ख़त्म कर देंगे। लेकिन ये तो खैर आने वाला वक्त बताएगा। इन तमाम चीज़ों पर बात करते हैं जनाब। हमारे पास जो आज पैनलिस्ट मौजूद हैं, मेहमान फैसल चौधरी साहब हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा भी हैं, साथ साथ कानूनदान भी हैं। डॉक्टर हसनैन जावेद जो तज्जियाकार हैं वो भी इस वक्त में ज्वाइन करेंगे। अली गौहर साहब मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं, वो भी मुझे ज्वाइन करेंगे। और राजा खालिद साहब माहिर कानून है। कानूनी माहिरीन जो है अब इस पर ज़्यादा इंपॉर्टेंस इसलिए भी रखते हैं कि आगे चल के ये जो आइनी तरमीम हो गई है क्या वाकई में उसको अंडू किया जा सकता है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए रास्ते बंद हो चुके हैं। इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे, लेकिन स्टार्टिंग फ्रॉम यू फैसल साहब, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर? थैंक यू सर।
अच्छा फैसल साहब, मैं अपने इंट्रो के अंदर मैंने दो पहलू का जिक्र किया, लेकिन दूसरा पहलू शायद तवील गुफ्तगू की वजह से मैं गुफ्तगू कर नहीं सका उस पर। दूसरा पहलू इस आईनी तरमीम का मेरी नज़र में ये है कि जिस तरीके से इसको पास करवाया गया, हम तो जर्नलिज्म के तालिब इल्म हैं, 16 साल से जर्नलिज्म कर रहे हैं। हमने 18वीं आईनी तरमीम भी मंजूर होते हुए देखी थी यूसुफ रजा गिलानी के दौर में, कंसेंसस के साथ, मुशावरत के साथ, सबको साथ लेके 8-9 महीने के अंदर उसको शिक बाय शिक उसकी मंजूरी दी गई। लेकिन ये बड़ी जल्दबाजी में हो गया। तो एक पहलू तो चीफ जस्टिस साहब की तैनाती का, और दूसरा कि किस तरह से इसको आईनी जो इसको मंजूर कराया गया। लेकिन सर क्या कहेंगे, अब तो ये आइन का हिस्सा बन गया है ना, आपको लगता है कि इससे जमहूरियत पाकिस्तान के अंदर मजीद मजबूत होगी? नहीं, मेरा ये ख्याल नहीं है। मेरा ख्याल है कि ये जमहूरियत और रूल ऑफ लॉ और जुडिशल इंडिपेंडेंस पे एक बहुत बड़ा हमला है। और ये जो तरमीम की गई हैं, दो कि ये जो पिछला ड्राफ्ट मुस्लिम लीग नवाज ने 15 सितंबर को जो वो पेश करना चाहते थे, वो बहुत ज़्यादा ड्रैकोनियन था। ये उससे काफ़ी मेलो डाउन ड्राफ्ट है, लेकिन इसमें जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो ये है कि एक फ्री जो कॉन्स्टिट्यूशनल पिटिशन स्पेशली होती हैं, उसमें हुकूमत या कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस होल्डर्स जो हैं वो फरीक होते हैं। तो एक फरीक अगर बेंच की फॉर्मेशन करेगा, क्योंकि जुडिशल कमीशन की हैसियत इस तरह से बनाई गई है जिसमें हुकूमत को जो है वो अक्सरियत हासिल होगी, तो वो आइनी बेंचेस जब बनाएंगे तो उन बेंचेस के फॉर्मेशन जो है आप लिटिगेंट्स के हाथ में दे रहे हैं। यानी दो पार्टियां होती हैं, तो इस ये तो जो बुनियादी असूल है इंसाफ की फरहमी के निज़ाम का कि इम्पार्शल जजेस होंगे और इम्पार्शल ट्रिब्यूनल्स होंगे जहाँ पे आपके केस सुने जाएंगे, तो ये तो उसकी सरीहन खिलाफ वर्जी है। ठीक है। दूसरी बात यह है कि पार्लियामेंट को जब प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट लाया गया था, तो मेरे समेत बहुत सारे जो हमारे दोस्त वकला थे, हमने उनसे ये कहा था कि ऑब्जेक्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का जो है उसकी हम मुखालफत नहीं करते, लेकिन जो तरीक़ाकार है, जो मेथड है इसको अडॉप्ट किया गया है वो गलत है। आर्टिकल 191 के तहत सुप्रीम कोर्ट अपने रूल्स खुद बना सकती है। तो उस वक्त ये बावर कराया गया था, लेकिन उस वक्त जो कुछ जजेस अभी मौजूद हैं वो उन्होंने इससे एग्री नहीं किया, और ये कहा गया कि आप आर्टिकल 191 के तहत जो आप खुद रूल बनाने की पावर रखते हैं उसमें ये अडॉप्ट कीजिए। और जो जुडिशल ओवररीच जिसमें ये इस पे तो कोई डिनाइल नहीं किया जा सकता कि जुडिशरी ने खासकर इफ्तिखार चौधरी और शाकिर निसार साहब के दौर में जो सो मोटो पावर्स हैं उनका बहुत अब्यूज़ हुआ है। यानी वो आप समझो कि एग्जेक्टिव व पार्लियामेंट की दाढ़ी तो अदालत ने अपने हाथ में रखी, लेकिन उसका जवाब ये तो नहीं था कि आप पार्लियामेंट की अदालत की दाढ़ी अब पार्लियामेंट के हाथ में दे दें। इससे तो वो जो ट्राइकोटमी ऑफ पावर्स की जो तवाज़ुन है वो बिगड़ जो जाएगा। आइन में प्रोवाइड है वो बिगड़ गया है। और ये फिर खींचातानी जो है ये ख़त्म नहीं होगी, बल्कि इससे मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जो लिटिगेशन जिसको ड्रम बीट किया गया कि बहुत केस पेंडिंग है, बहुत केस पेंडिंग है, अभी इतनी कन्फ्यूजन इन अमेंडमेंट्स के बाद आएगी कि आप देखिएगा कि लिटिगेशन जो है वो चंद हफ्तों में ज़्यादा बढ़ जाएगी। बिकॉज कौन से केसेस कॉन्स्टिट्यूशनल हैं या नहीं है, ये इसका फैसला किसने करना है, फिक्सेशन कहाँ पे करनी है, क्या छोटे जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस जिसमें 5 जजेस का कहा गया है, क्या वो रिव्यू पिटिशन जो लार्जर बेंच ने सुनी होगी उसको ओवरटर्न कर सकते हैं, या जो पिछले फैसले जो कि जूरिस्प्रूडेंस ये है पूरी दुनिया में कि जो लार्जर बेंच है अगर उनका कोई आपने जजमेंट ओवरटर्न करना है तो उससे लार्जर बेंच बनेगा तो ही वो ओवरटर्न होगा। तो ये चीज़ें जो हैं ये कवायद वहाँ पे हैं, इसकी इम्प्लीमेंटेशन में भी प्रॉब्लम आएगा और इसकी बहुत सारी और जहतें जो हैं वो आएंगी। और लेकिन एक फैसल साहब, आपको लगता है फिक्सेशन का कि ये बुनियादी मसला था ये आईनी तरमीम करने के लिए कि जनाब ये आइन की तशरीह या आइन के मामलात की तशरीह एक जुडिशल बेंच करे या जुडिशल एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच करे या कॉन्स्टिट्यूशनल अदालत करे, ये बुनियादी मसला था? या बुनियादी मसला ये था कि जनाब अब जो है वो सीनियरिटी की बुनियाद पर चीफ जस्टिस साहब नहीं आएंगे, अब जो है वो जो जाते हुए चीफ जस्टिस साहब हैं वो नाम देंगे, फिर कमेटी बनेगी, कमेटी नाम फाइनल करेगी, वजीर आजम साहब को देगी, वजीर आजम साहब सदर को सबरी अरसाल करेंगे, और फिर चाहे वो सीनियरिटी की बुनियाद पर तो नहीं होगा लेकिन जिस भी नाम पर कुरफाल निकलता है वो चीफ जस्टिस बन जाएंगे? ये बुनियादी मामला था।
नहीं, बुनियादी मामला तो देखिए सियासी है ना। बुनियादी मामला ये है कि सुप्रीम कोर्ट को कंट्रोल करना है, हम्म। उसको इस तरह से रेगुलेट करना है थ्रू पार्लियामेंट, कि वो आप जो फैसले हैं वो हम करने से पहले उनका इल्म हो। यानी जिस तरह से कोई दूसरी कोर्ट्स होती हैं, जो उनको जिस तरह से मिलिट्री कोर्ट्स का मैं कहता हूँ कि वहाँ पे तो बिल्कुल सीक्रेट इन कैमरा प्रोसीडिंग्स होती हैं, और फैसला भी वो ऑर्डर आता है। तो उस किस्म का एक निज़ाम कायम करना है। अभी जैसे आपने कहा कि सीनियरिटी प्रिंसिपल को, ये अब कहा जा सकता है कि सीनियरिटी प्रिंसिपल को एक्सपैंड किया गया है। पहले जब सजाद अली शाह साहब का इंसिडेंट और 18वीं तरमीम लाई गई, तो इसमें सीनियर मोस्ट को जो है वो जज बनाने का जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीम कोर्ट में ये प्रिंसिपल ऑफ सीनियरिटी को अडॉप्ट किया गया। वो बार्स का भी अपना मुतालबा था, एक जो इंट्रीग्स थी जुडिशरी में होती थी, उसको भी उन्होंने रोका। लेकिन काजी फायज ईसा साहब का दौर इतना भयानक दौर था कि शायद इस हुकूमत को भी ये एहसास हुआ कि जो सीनियर मोस्ट जज हैं वो इस काबिल समटाइम्स नहीं होते कि वो जज लगा दिए जाए, लिहाजा उन्होंने इसको एक्सपेंड तो किया। लेकिन अब इसमें भी एक ट्विस्ट है। अभी मैं जो गैजेट नोटिफिकेशन का जो पढ़ा था, हम्म। तो मैं उन्हें उसमें देखा है कि जो थ्री टॉप सीनियर मोस्ट है, हम्म। जो प्रोवाइजो है, वो अब उसकी इंटरप्रिटेशन जो मैंने पढ़ी है, ये जो मेरे सामने है, जो कि गैजेट नोटिफिकेशन का है, उसमें ये लिखा हुआ है कि अगर आपने नंबर 3 को लगाते हैं और वो इनकार कर देता है, हम्म। तो फिर जो टॉप 2 हैं, जो टॉप के 2-3 हैं, उनको उनमें से किसी एक को लगाना पड़ेगा। अगर वो तीनों टॉप से 3 जो इनकार करते हैं, तो फिर ये चौथा जज लगाया जा सकेगा। हम्म। दिस इज व्हाट आई फाउंड इन लेटेस्ट जो ड्राफ्ट है, हम्म। ये 26वें अमेंडमेंट का। हम्म। सो ये कंफ्यूजन है और उजलत में किया गया है। जैसे आपने पहले कहा कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के दौर में 9 महीने लगे थे हम्म। और कंसेंसस हुआ था। देखिए, जो उजलत में काम होते हैं, बिकॉज कुछ लोग पीछे, कुछ ऐसी कुव्वतें हैं हम्म। जो कि इन जमातों को जो वो हक रही हैं। हम्म। और ये मतलब इंटोनमेंट के जो टैक्सेशन है, वो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया कि आप जो है वो नहीं कनेक्ट कर सकते। तो उसमें अब आइन में अमेंडमेंट करके तो जो है वो दोबारा पावर दी गई है अगर ये जो कि कमेटी आप कंटोनमेंट बोर्ड। वैसे यूजुअली मैं राजा खालिद साहब भी मेरे साथ मौजूद है, मैं उनको भी ज़रा शामिल गुफ्तगू करूंगा। फैसल साहब, ये बताइए कि ये जब इंटरम हुकूमत की बुनियाद रखी जाती है, निगरान हुकूमत बनाई जाती है, तो ऑब्वियसली वज़ीर आज़म होते हैं, अपोजिशन लीडर होते हैं, वो मुशावरत करते हैं, उनसे मुशावरत नहीं होती, पार्लिमानी कमेटियों के पास जाती है, और उसके बाद फिर दीगर मामलात होते हैं, फिर जो है ना वो इलेक्शन कमीशन में मामला चला जाता है। लेकिन अगर ये जो बेंच है, पार्लिमानी कमेटी भी उसमें जब बनाई जाती है, तो इक्वल मेंबर्स होते हैं अपोजिशन और हुकूमत के। इसमें भी इक्वल मेंबर्स तो नहीं होंगे ना? ये जो कौमी असम्बली और सेनेट के अराकीन पर मुश्तमिल जो पार्लिमानी कमेटी बनाई जाएगी, इसमें मेंबरान हुकूमत के तो ज़्यादा होंगे, और अगर 2/3 अक्सरियत से फैसला नहीं हुआ, देन वॉट, फिर क्या होगा? फिर वही उसकी उसकी कोई हल नहीं दी गई है कि अगर उस मामले में फिर कौन सा होगा अगर डेडलॉक हो जाता है। फॉर एग्जांपल, हम्म। एक तो इसकी स्ट्रक्चर इसको ऐसा किया गया है कि हुकूमत के पास एक एब्सोल्यूट एक आधे वोट की बढ़तरी होगी। हम्म। तो वो अगर फॉर एग्जांपल समहाउ और अगर वो कटेल हो जाती है, हम्म। वो नहीं होती, बार का नुमाइंदा नहीं देता, कोई रिटायर्ड जजेस हैं वो नहीं देते, या कोई हुकूमत के अंदर से जो है और अपोजिशन का आपस में अलायंस हो जाता है और 2/3 नहीं बनती, तो फिर क्या होगा? हम्म। तो सारे लिटिगेशंस रुक नहीं जाएंगी। फिर तो आपने कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस को बना के हाई कोर्ट्स में भी अब हाई कोर्ट्स का इशू ये है कि हाई कोर्ट्स के जो शेड्यूल हैं हम्म। कॉन्स्टिट्यूशन के, उसके मुताबिक प्रोविंशियल असेंबली की आपको कंसेंट चाहिए होती है। हम्म। सो दीज आर वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड मैटर्स जिसके ऊपर बहुत सोच समझ के बात करनी थी। बट ऑब्वियसली बिकॉज ये हुकूमत आई नहीं है, लाई गई है, हम्म। बनाई गई है फॉर्म 47 के ऊपर। हम्म। लिहाजा इनकी मजबूरी है कि ये जो कहा जाता है वो करते हैं, हम्म। और उसकी वजह से अब जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो फेस ठीक करनी है, चल मैं पड़ेंगी सर पूरे लीगल पाकिस्तान को, क्वेश्चंस के जवाब ले लेता हमको। हूँ। राजा खालिद साहब मौजूद है, माहिर कानून है, उनसे ज़रा मैं पूछ लेता हूँ कि इसमें क्या, क्योंकि कई चीज़ों का अभाम मौजूद है। राजा खालिद साहब, अस्सलाम वालेकुम। राजा साहब, अस्सलाम वालेकुम। राजा साहब, आवाज़ आ रही है मेरी? गालिबन शायद उनके आवाज़ नहीं। डॉक्टर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर हसनैन जावेद साहब, उनसे भी ज़रा गुफ्तगू शुनीद करते हैं। डॉक्टर साहब, अस्सलाम वालेकुम सर। डॉक्टर साहब, आपकी आवाज़ मुझे नहीं आ रही है।
आपका म्यूट तो नहीं हुआ कहीं, चेक कर लीजिए जरा। अच्छा, मैं दोबारा फिर आपको कनेक्ट करता हूं। फैसल भाई, मामला ये भी है ना कि अभी अभी जो ये है तमाम चीज़ें ये डिसाइडेड नहीं है, अभी डिसाइड नहीं हो पा रही हैं। और इसमें जब पार्लिमानी कमेटी बनाई जाएगी, फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी एक मौक़िफ़ है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसका बॉयकॉट करेगी या बैठेगी इस कमेटियों के अंदर? नहीं, बिल्कुल डेफिनेटली बैठेगी क्या, वो बैठ गए हैं, वो तो अपने नाम भी हाँ, तजवीज़ कर। अली जफर गौहर और साहबजादा हामिद रजा जो है हम्म। उनके नाम गए हैं फाइनलाइज हो पीटीआई गया। की तरफ से, और वो बिल्कुल जाने चाहिए। हम्म। और वहाँ पे बिल्कुल ये स्पेस नहीं देनी चाहिए कि कोई हुकूमत जो है वो फिल इन द ब्लैंक्स करे। हम्म। ये तो बड़ी पॉलिटिकली नॉकस बात होगी कि अगर वहाँ पे अपने नुमाइंदे नहीं भेजे जाएंगे। उन्होंने अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया है पार्लियामेंट में, इन तरमीम को जो है वोट नहीं दिया है, और उन्होंने एंगेजमेंट भी मौलाना साहब के साथ रखी है। हम्म। और तरीके इंसाफ को अगर परसुएट करते करते हैं और ज़्यादा टाइम देते, मुझे ये समझ में नहीं आती कि इतनी जल्दी क्या थी कि रात को सारी रात जो है वो बेचारे दवाइयाँ खा के और टीके लगा के उनको जगाए रखा, वज़ीर आज़म को, सदर को, जो बुज़ुर्ग लोग हैं। अगर दिन की रोशनी में होता तो फिर क्या क़यामत आ जानी थी। तो क्या इतना दबाव किस चीज़ का था? हम्म। फिर जिस तरह से सेनेटर्स को अगवा किया गया, जिस तरह से इल्ज़ामात लगे, सीधा-सीधा नंबर जो है वो पूरे किए गए, मार-धाड़ के, पैसे दे के, जो भी। वो तो उनके डेमागॉग्स ने कहा भी कि हमने किया है, कर लें जो कुछ करना है। तो बात ये है कि ये सियासी अमल जो है, अगर जो जिस तरह से ये 73 का आइन क्यों हम सबके लिए काबिल कबूल है? क्योंकि वो कंसेंसस के साथ आया था, हम्म। सबकी मर्ज़ी थी। भुट्टो साहब के दौर में भी लेकिन उनको मेजॉरिटी कई कई हासिल थी सवाल उस वक़्त और भी तो में, है ना तो फैसल साहब। अभी देखें, सेनेट के अंदर बलूचिस्तान के मेंबर्स की तादाद भी पूरी नहीं है। फिर आपके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मखसूस नशिस्तें हैं उनको अलॉट नहीं किया गया। अभी पूरा पार्लियामान कम। केपी की रिप्रेजेंटेशन। जी जी, पूरा पार्लियामान कंप्लीट नहीं है ना। फिर जो कमेटी बनाई गई थी इस सारे मामले के लिए, उसमें भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तजावीज़, उनकी भी मौजूदगी। तो सर, पहला सवाल तो ये बनता है ना कि पहले आप ऐवान तो पूरा कर लें। अभी बात है ना कि इनकम्प्लीट ऐवान ये क्यों रखा गया है? इलेक्शन कमीशन और ये हुकूमत की और काजी फायजा की मिली भगत है ना, कि उन्होंने जिस तरह से ये सारे जो हाउस ऑफ कार्ड है, जो फसाड है, इसको जिस तरह से उन्होंने दुआम बख्शा है, जिस तरह से इसको प्रोटेक्ट किया है, तो ये प्रोटेक्शन जो उन्होंने इसको दी है हम्म। निज़ाम को, जो कि एक जाली निज़ाम है, जो कि एक मरबूत निज़ाम नहीं है, अवाम के मांगों का तर्जुमान तो नहीं है। हम्म। 17 सीटें जीतने वाली पार्टी को आप 111 सीटों में कन्वर्ट करेंगे, फिर प्रॉब्लम तो होगा। हम्म। 211 टोटल अरकान थे इनके पास। अगर आप 8 अरकान जो है JUI के नेशनल असेंबली में लगाएं तो 219 बनते हैं। हम्म। ठीक है, तो बाकी 4-5 लोग तो अब तोड़े गए। हम्म। इसी तरह सेनेट में भी नंबर पूरा नहीं था, हम्म। हाउस इनकम्प्लीट होने के साथ साथ नंबर भी पूरा नहीं था। हम्म। तो फिर भी जिस तरह से ये किए गए, अख्तर मेंगल साहब जो हैं वो एक बाइज्जत आदमी है, उनकी सियासत नेशनलिज्म की सियासत है, आई डू नॉट एग्री विद हम्म। देम। और लेकिन वो उनकी वो अगर आप ये कहें कि वो एक वो सच बोलते हैं, वो एक किरदार साहिब किरदार आदमी। हम्म। तो उनकी बातें आपने सुनी, फिर जिस तरह से वो स्ट्रेचर पे डेड बॉडीज की तरह लाए गए, जिनकी उससे वोटें डलवाई गई, हम्म। तो पीटीआई के जो MNAs हैं उनको राइट लेफ्ट किया गया। तो ये तो आपके सामने है, ठीक इसको है। कौन तस्लीम चले, करेगा, ये कौन मैं तस्लीम कर सकता है? बिल्कुल राजा खालिद साहब को भी जरा शामिल गुफ्तगू करता हूँ। राजा साहब, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी, मैं सुन पा रहा हूँ आपको। अच्छा राजा साहब, ये 26वीं आईनी तरमीम अब मंजूर तो हो गई है। अब इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि अभाम जिनके अंदर है, क्लैरिटी नहीं है। आप माहिर कानून की हैसियत से मैं चाहूंगा कि आप उस पर ज़रा डिफाइन करें। लेट सपोज अगर पार्लिमानी कमेटी 2/3 अक्सरियत के साथ किसी नाम पर मुत्तफिक नहीं होती, देन व्हाट चीफ जस्टिस साहब के लिए, अगले चीफ जस्टिस साहब के लिए? मेरे ख्याल में मैं तो इसे ठीक तरीके से नहीं देख सका कि उसमें 2/3 अक्सरियत मेंशन है कि 2/3 अक्सरियत फैसला करेगी। वैसे इस तरह का जो भी तकर्र होता है ना, उसमें सादा अक्सरियत होती है। मेजॉर। वो चाहे पहले भी जो जुडिशल कमीशन था वो भी सादा अक्सरियत के साथ ही तकर्र करता था। हम्म। तो पार्लिमानी कमीशन तो एक सुप्रीम कोर्ट के फैसले के जरिए गैर मौसर कर दिया गया था। तो अब जो पार्लिमानी कमीशन है वो जुडिशल कमीशन में ही डाल दिया गया। हम्म।
तो जहां तक पार्लियामेंट की स्पेशल कमेटी का ताल्लुक है, जिसमें 12 लोग हैं जो 8 कौमी असम्बली के मेंबर्स और हैं 4 सेनेट के। और 4 सेनेटर्स हैं, तो मैं तो नहीं कहीं देख सका गौर से कि अच्छा, उसमें अभी तो 2 फिलहाल तिहाई मुझे अक्सरियत। मुझे तो जो पता चला 2/3 अक्सरियत ही होनी चाहिए नहीं, उसके 2 लिए। तिहाई मैं नहीं समझता, 2 तिहाई तो मुझे 2 नजर तिहाई नहीं आई वहां पे। जी फैसल साहब, जी जी, उससे देख लेते हैं, 2/3 दोबारा है। देख लेते हैं। 2/3 है ना? फैसल साहब आप करेक्ट कीजिएगा मुझे। जी बिल्कुल, फैसल ये साहब भी 2/3 कंफर्म कर रहे हैं 2/3 है, मिला। और वो उसकी वजह है ना कि आप चीफ जस्टिस का एक तकर्रुरी कर रहे हैं, तो 2/3 आपको लाजमी चाहिए होगा। और शायद ये बाद में किया गया, ये पहले नहीं था, जो मुसव्वदे को सियासी जमातों के साथ शेयर करने के बाद किया गया, उस वक्त किया गया। अगर ये नहीं होता है तो माहिर कानून की हैसियत से देन व्हाट, फिर क्या होगा? फिर वजीर आजम साहब के पास कौन सा नाम जाएगा? नहीं, वो तो डेफिनेटली जाहिर है, अगर इस तरह का कोई है मामला, मुझे आप फैसल साहब से बात कर लेना, मैं 1 मिनट के लिए इसे देख लेता हूँ। ठीक है, चलें आप देख लीजिए, मैं फिर जरा आपसे दोबारा इससे बात करता हूं। फैसल साहब ये बताइएगा, अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास नेक्स्ट क्या ऑप्शंस रह गए हैं? अब आईनी तरमीम तो खैर हो चुकी है ना, अब जो भी है कि मौलाना साहब इसके हक में थे नहीं थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसके हक में थी नहीं थी, अब नेक्स्ट ऑप्शन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए क्या है? नेक्स्ट ऑप्शन आप पॉलिटिकल पूछ रहे हैं, लीगल पूछ रहे हैं? पॉलिटिकल, पॉलिटिकल। देखिए, अभी तो थोड़ी सी डिजेक्शन होगी, लेकिन हफ्ते बाद ऑब्वियसली तहरीक इंसाफ जो है दोबारा वो री एजिटेट करेगी। वो जो मामलात हैं उनको दोबारा, इतनी देर पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो ज़्यादा देर स्टैगनेट तो रहती नहीं। कोई उनकी जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो एक नया कोई चीज़ें लेके आएगी मार्केट में, और अपना जो नैरेटिव है, अभी खान साहब के साथ मुलाकातें जैसे खुलती हैं हम्म। तो दोबारा जो है एक राउंड होगा। देखिए, पीटीआई इज ऑल अबाउट इमरान खान। हम्म। वो जो बात करेंगे इसी वजह से 3 अक्टूबर से लेके और कल भी मुझे नहीं उम्मीद कि वो जेल ट्रायल उनका करने देंगे, क्योंकि वो ये हुकूमत जो इतनी सहमी हुई है कि वो उनसे 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 जो है ना, वो बिल्कुल एक काम जाती है। जब भी उनसे कोई मिलता है या उनसे कोई बात करता है तो वो उनसे जैसे इंतज़ार समझौता जो है हम्म। वो इसीलिए गायब है ना कि वो वहाँ पे जाते थे और बातचीत करते थे, और मतलब हालांकि वो तो इतने वोकल भी नहीं थे। हम्म। तो वो अब हमारी एक्सेस जो है वकला की भी रोकी गई है, उनकी जो पॉलिटिकल एफिलिएशंस हैं उनको भी नहीं जाने दिया जाता। तो इस सारी जो ये डर और खौफ के छुपे हुए एक्शंस हैं वो आपको नजर तो आ रहे हैं। ठीक है, तो तरीके साहब के पास तो ठीक है सर, मुझे एक अपोजिशन ब्रेक जो लेना है है, वो ब्रेक के बाद एजिटेट वापस आते करती। हैं, तो फिर मजीद ही बात करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी उस वक्त बाहर नहीं थे, जेल के अंदर मौजूद थे जब इलेक्शंस भी हुए। उस वक्त भी जब नॉमिनेशंस के नाम आ रहे थे कि कौन कौन इलेक्शन लड़ेगा, उस पर भी काफ़ी ज़्यादा पार्टी के अंदर से भी नुक्ताचीनी की जा रही थी, उस पर एतराज़ात उठाए जा रहे थे। फिर उसके बाद से 2 पार्टियां निकलकर सामने आई हैं, फिर कुछ लोग ऐसे हैं जो कि अपनी मर्जी से हुकूमती बेंचेस में जाके बैठ गए। जैन कुरैशी की बात की जा रही है, उनकी जब वीडियो आई उस वक्त आई जब आईनी तरमीम हो चुकी थी, तो क्या वाकई में सिलेक्शन सही हुआ है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने टिकट सही दिए थे मेंबरान को जिन्होंने इलेक्शन लड़ा है? एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से आगे। वेलकम बैक जनाब, प्रोग्राम एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे, हमारे साथ डॉक्टर हसनैन जावेद साहब इस वक्त मौजूद हैं, एनालिस्ट हैं। उनसे ज़रा मौजूदा सूरत हाल पर ज़रा तज्जिया लेते हैं कि आगे चल के ये मामला किस तरफ जाएंगे, और क्या वाकई में मुल्क पे अब जमहूरियत मजीद मजबूत होगी। पार्लियामान सुप्रीम है, सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है, अब क्या 26वीं आईनी तरमीम के बाद इस बात का फैसला हो गया है? डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम सर। जी, आवाज आ रही है आपको? जी आपकी आवाज़ मुझे आ रही है। डॉक्टर साहब ये बताइएगा, ये खैर आईनी तरमीम तो अब हो चुकी है, अब जिस तरह से हुई है ये एक अलग सवाल है, एक अलग बहस है, और जो आईनी तरमीम हुई है पहले ज़रा उस पर बात कर लेते हैं। डू यू रियली थिंक सर अब ये चीफ जस्टिस का जो इंतखाब किया जाएगा अगले, इट इज़ द राइट वे टू चूज द न्यू सीजे ऑफ पाकिस्तान? सलमान साहब, मैं बात क्लियर कर लूं वैसे? जी जी, प्लीज बात क्लियर कर लीजिए। राजा खालिद साहब मैं आपकी तरफ आता हूं सर, जरा डॉक्टर साहब से जी जवाब जी, दें। वो ताकि एम्बिग्विटी हल हो जाए ना, तो उसके बाद फिर फर्दर प्रोसीड करें ज्यादा अच्छा। ठीक है जी, बोलिए। अच्छा, ये जो कहा गया ना कि 2/3 मेजोरिटी के साथ, ये बात ऐसे नहीं है। ठीक है, ये वाजे लिखा हुआ है 3B में, ईच पार्लियामेंट्री पार्टी शैल हैव proportional representation on the committee based on their strength
in Majlis Shura Parliament to be nominated by their respective parliamentary leaders, the chairman and the speaker of National Assembly, as the case may be, shall notify members of the committee. आगे आ गया 3C. The committee by majority of its total membership अच्छा, within 14 days prior to the retirement of the Chief Justice of Pakistan shall send the nomination as provided in clause 3. मेजॉरिटी, अब ठीक है, जी मेजोरिटी है, ये हो नहीं सकता कि 2/3 यहाँ पे कर दिया जाए। ठीक है, उसमें आप ठीक कहते हैं कि एक और क्यास की सूरत हाल और एक मजीद उसे कम्प्लेक्स करने की बात हो जाती। तो ये होता अमूमन यही है कि पहले भी जो जुडिशल कमीशन था उसका तो मेजॉरिटी की जरूरत क्यों अब भी- पड़ेगी? मेजॉरिटी तो ज्यादातर फिर हुकूमत की नुमाइंदगान ही होगी ना, ये 12 में ज्यादा तो हुकूमत ही नुमाइंदगान होंगे। नहीं, ये इसमें तो देखें, ये जो चीफ जस्टिस की हद तक है उसमें तो ये पार्लियामेंट्री स्पेशल कमेटी होगी, लेकिन जो जुडिशल कमीशन है वो एज इट इज है। उसमें सिर्फ ये है कि पहले ये था कि सुप्रीम कोर्ट के किसी रिटायर्ड जज को या चीफ जस्टिस को मेंबर बनाया जाता था, मेंबर सिलेक्ट किया जाता था। उसे निकाल के तो उन्होंने ये किया कि एक खातून को या नॉन मुस्लिम को जो क्वालिफाई करता है मेंबर सेनेट के लिए, तो एंड ही विल बी नॉमिनेटेड बाय द स्पीकर ऑफ द नेशनल असेंबली, ही इज इंक्लूडेड इन दैट लिस्ट। और जो पहले वाला पार्लिमानी कमीशन था उसमें 8 लोग थे, लेकिन अब जो 4 कर दिए गए। सही है, यानी मतलब ये है कि पहले पार्लियामेंट्री कमीशन वो बिल्कुल अलग से था। सही है, यानी पहले जुडिशल कमीशन अपनी रिकमेंडेशन बिल्कुल, भिजवाता और अब फिर पार्लिमानी कमीशन देगा। फिर पार्लिमानी कमीशन के पास जब वो सिफारिशात जाती हैं तो 14 दिनों के अंदर वो उसे अप्रूव करता था, बल्कि बाद में सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के नतीजे में अप्रूव करने का पाबंद हो गया था। ठीक है, अगर वो किसी को रिजेक्ट करता था तो उसे रीजनिंग देनी पड़ती थी। अब उसमें उस वक्त 8 मेंबर्स थे, 4 कौमी असम्बली से, 4 सेनेट के, लेकिन इसमें वो पार्लिमानी कमीशन इसी जुडिशल कमीशन में इंक्लूड कर दिया गया। इसमें 2 हैं कौमी असम्बली के और 2 हैं सेनेट के। सही है, ठीक हो गया। और वो भी वही तरीकेकार है कि अपोजिशन से होंगे 2 और 2 होंगे ट्रेरी बेंचेस से। इसमें जो नई जो इजाफा किया गया वो सिर्फ एक ये है कि वो जज साहब को निकाल के तो एक ऐसे मेंबर को लाया गया है जो क्वालिफाइंग टू बी मेंबर ऑफ द सेनेट, ठीक है, जो क्वालिफाई करता हो उसके लिए उसकी एलिजिबिलिटी या उसका क्वालिफाइंग क्राइटेरिया उन्होंने ये रख दिया। दो ही इज नॉट मेंबर ऑफ द सेनेट, ये ज़हन में रहे। मेरा भी ये पहले यही ख्याल था, यानी कल शाम को, कि शायद वो सेनेट का मेंबर होगा और सेनेट का जब वो मेंबर है तो उसे स्पीकर कैसे नॉमिनेट करेगा। लेकिन मुझे वहां से क्लियर किया गया लॉ मिनिस्टर साहब की साइड से कि ये हमने सिर्फ क्वालिफिकेशन रखी है और इसका मेंबर होना जरूरी नहीं, यानी उसका सिर्फ ये क्राइटेरिया हमने यहाँ पे मेंशन किया है वो होगा। बाकी वही है जुडिशल कमीशन जिसमें चीफ जस्टिस है, 4 सीनियर जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के, अटॉर्नी जनरल है, लॉ मिनिस्टर है, पाकिस्तान बार काउंसिल का नुमाइंदा है जिसकी 15 साल की स्टैंडिंग हो कम से कम हाई कोर्ट की, और फिर उसके अलावा वो जो पार्लिमानी कमीशन के पहले जो था, यानी अब तो नहीं, अब वो जो दे आर पार्ट ऑफ दी जुडिशल कमीशन, वो 4 लोग हैं। और फिर ये हो गया एक वो खातून हो गई या नॉन मुस्लिम हो गई, या 13 लोग हैं अब। ठीक है, चलो मैं आपकी तरफ वापस आता हूं क्योंकि डॉक्टर साहब भी काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, ये 26वीं आईनी तरमीम हो तो गई, अब आपको लगता है तरीकेकार मजीद वाज़ेह हो गया है, ज्यादा बेहतर हो गया है? 26वीं आईनी तरमीम के बाद चीफ जस्टिस साहब के चुनाव का मामला या दीगर मामला, आईनी बेंच का मामला, आईनी मामला अब वहां पर जाने लगेंगे। अब हाम दूर हुआ है, सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम थी, पार्लियामेंट सुप्रीम थी, अब इसका फैसला हो गया है। कैसे देखते हैं सर सूरत हाल को? अच्छा सलमान साहब, पहले तो आप इजाजत दें कि मैं आपको आर्टिकल, सब आर्टिकल और इन तमाम चीजों के साथ आपको टेक्निकल जो है वो जुरिस्डिक्शनल गुफ्तगू और ये जो आइन और कॉन्स्टिट्यूशन और अमेंडमेंट और प्ली के मुताबिक आपसे गुफ्तगू करूं और आपको कॉम्प्लेक्स करके उलझा दूं, या सादा गुफ्तगू से काम चलेगा? सर सादा गुफ्तगू ज्यादा बेहतर रहेगी। बाकी अच्छा, सादा गुफ्तगू में मैंने सिर्फ ये आपको पहला जुमला दे देता हूं। 26वीं आईनी तरमीम के बाद अब मुझे सिर्फ एक लंगड़े मच्छर का इंतजार है, सिर्फ एक लंगड़े मच्छर का इंतजार है। इसके बाद अब कुछ रह नहीं गया, इसके बाद कुछ नहीं रह गया। ये कोई मग्स के अंदर कोई नमरूद था
और उसकी ये 26वीं आईनी तरमीम जो है वो आनी थी। इसके बाद जो है मुझे सिर्फ एक लंगड़े मच्छर से उम्मीद है, वो परवरदिगार कब भेजता है मुझे नहीं पता। बात अता तारड़ के गंदे इशारे से शुरू हुई थी और आज जो है वो बात फैसल वाडा के गंदे इशारे जो विक्ट्री का उसने दिया है, इससे ज्यादा आपको क्या चाहिए? इससे ज्यादा वो आइन की जो है वो तशरीहात क्या दे? अच्छा, आइन की तशरीहात पर आ जाते हैं। अच्छा, आइन की तशरीहात के मुताबिक फॉर्मूला आपके सामने आ गया। फॉर्मूले के मुताबिक 39 अरकान कौमी असम्बली पर सियासी जमात को खुसूसी कमेटी में एक नशिस्त अलॉट होगी, जो जिस तरह फरमा रहे हैं। अच्छा, फिर मेजॉरिटी कैसे बन रही है वो एंड पे रिजल्ट अभी बता देता हूं। जबकि सेनेट में 21 मेंबर पर एक नशिस्त मिलेगी, ये क्लियर हो गया। मुजवजा फॉर्मूले के तहत मुस्लिम लीग नून को खुसूसी कमेटी में 4 नशिस्तें मिलने का इम्कान है। और भाई फॉर्म 47 के ऊपर है, मेजोरिटी ले, 2/3 मेजोरिटी ले, एब्सोल्यूट मेजोरिटी ले, मेरी तरफ से सारा पाकिस्तान तबाह कर दे, मेरा क्या जाता है? अच्छा, अभी तो वो मेरा जाता है, यकीन करें मेरा जाता है, मेरा बहुत कुछ गया है, वो बाद में बताऊंगा। मेरे गरीब गए, मेरे गरीब की एजुकेशन गई, जीता कौन? भुट्टो। सिर्फ जीता कौन? भुट्टो। क्योंकि उन्हीं ने कहा था कि अगर कुछ ना हुआ हर हालत में तरमीम तो करवाएंगे, लेकिन हम जमीर से कुछ करेंगे। अच्छा, वो जुमला आराम से वो छोड़ गए, जमीर के बाद कुछ नहीं लगा। बाद में पता चला फ्लोर क्रॉसिंग होगी, जमीर खरीदे जाएंगे, लोगों को खरीदा जाएगा, उसको जमीर से काम चलाएंगे और तरमीम तो हम हर सूरत करवाएंगे। बहरहाल उन्होंने बिल्कुल सही कहा था, जमीर बिके, जमीर बिके। ये जो कच्चे के डाकू थे ये अब हुक्मरानी करेंगे, और अब कच्चे के डाकुओं ने जब ये तरमीम करवा ली तो ये मामला ऐसे ही बनना है। अच्छा, अब आगे सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को भी खसूसी कमेटी में नशिस्तें मिलेंगी, इसको इनको नॉकआउट कर देंगे काजी फायजी सा जाते हुए, इनका तो जो है वो गोल कर चुके हैं। अच्छा, आप करेंगे क्या? वो पहले भी पीटीआई थी, वो लोटे के साथ भी पीटीआई थी, वो जूते के साथ भी पीटीआई थी, इससे ज्यादा क्या ही जिल्लत करेंगे? हुकूमत हुक्म हुकूमत अल्लाह की, और इस हुकूमत में करना किसको है? अवाम के ऊपर। इसके ऊपर जिस तरीके से आपने आइन का मजाक उड़ाया, कौन सा आइन बात बताते? मैं सारे आर्टिकल्स लेकर बैठा हूं, मुझे एक एक आर्टिकल के ऊपर मैं डिस्कशन करूं तो कहां बात जाएगी? अब जो जेयूआई को सेनेट से एक नशिस्त खसूसी कमेटी से मिलेगी, अलबत्ता जेयूआई की हुकूमत की खसूसी कोटे से एक इजाफी नशिस्त मिलने का भी इम्कान है। इम्कान तो पैदा होना था, मौलाना बिक गया, इसके बाद और क्या रह गया था? अब एक एमक्यूएम की भी, और इस कमेटी में नवाज शरीफ की 4, तहरीक इंसाफ की 3, पीपल्स पार्टी की 3, जेयूआई की 1, एमक्यूएम का भी 1 वोट शामिल हो गया। अब चीफ जस्टिस को 2/3 अक्सरियत। अच्छा, अब दोबारा यहां पे 2/3 लिखा है, आप कह रहे हैं कि नहीं मेजॉरिटी होगी। 8 अरकान से नामजद किया जाएगा, मौजूदा हुकूमत के 8 अरकान पूरे हैं। अब आप और क्या चाहते हैं? आपकी तरमीम तो हो गई। मैं तो यही सवाल अच्छा, कर रहा था ना कि फिर तो अगर सिंपल मेजॉरिटी से भी किया जाता, तब तो अगर ये तनासुब देखा जाए तो फिर अगर किसी की मुखालफत बाकी 4 की होगी तो उसके मुखालफत का फायदा नहीं है ना, 8 तो अपने ही है। तो अपने, मैं ये बात तो अर्ज कर रहा हूं कि मामला खत्म हो गया। देखिए, फॉर्म 47 की हुकूमत शुरू होनी थी, मामला यहां पर हो गया, लेकिन एक फॉर्मूला, ये तो फॉर्मूला ये रख दिया। एक ख्वाजा आसिफ ने फॉर्मूला बताया, उसने बताया कि पहले जो है वो कहीं और के सुसर जाके रिक्वेस्ट किया करते थे और गारंटी दिया करते थे कि ये अच्छा बच्चा है। अब जो है वो जाके जो जज, जिसको चीफ जस्टिस तैनात करवाना है, उसके सुसर जाकर बताया करेंगे कि ये ईमानदार रहेगा, आपको तकलीफ नहीं देगा। चुनाचे ये सारा मामला क्लियर हो गया। इसके बाद फैसल वाडा और बिलावल भुट्टो के फैसले होने हैं, आप साइड पे हो जाए, मामला उनका है, हुकूमत उनकी है। अच्छा, अगर इसके आगे अगर मैं देखूं तो कौन कौन नहीं बिका। अच्छा, बिकने को छोड़े, औरंगजेब खान कच्ची, इसके बाद जहूर कुरैशी, इसके बाद आप कौन कौन सा पीटीआई का उम्मीदवार देंगे? भाई, ये सवाल, आपकी बात दुरुस्त है कि अगर आप ये सवाल उठाएं कि किस तरह लोगों ने पीटीआई का इमरान खान का नाम इस्तेमाल किया, वो आ गए, उन्होंने अपनी कीमतें लगवाई। फ्लोर क्रॉसिंग 63A, उसके तहत इन्होंने सारा का सारा फ्लोर क्रॉस कर लिया, जितना रेजिस्ट कर सकते थे। हैट्स ऑफ टू इमरान खान। मैं कोई इमरान खान का हामी आदमी नहीं हूं, लेकिन एक आदमी जेल में खड़ा है और बाकी सारे के सारे तरमीम की धज्जियां उड़ाकर, फैसल वाडा की इशारे के बाद सलमान, आप मुझसे क्या चाहते हैं मैं बात करूं? इस कॉन्स्टिट्यूशन पे जो उसने इशारा कर दिया है, बात खत्म कर दी है। उसने कहा कि सब के सब हेच हो तुम,
सब के सब नीचे हो, हम जमीर खरीदते हैं। उसने कहा था अगवा करेंगे, तशद्दुद करेंगे, फ्लोर क्रॉसिंग करेंगे। अब मुझसे आप कौन सी शिक सुनना चाहते हैं? ये कौन सा मजाक किया आगाज के अंदर? ये आर्टिकल 9A का मजाक करने की क्या जरूरत थी कि भाई हम इसके अंदर माहौलियाती मामलात को बेहतर करने की बात करेंगे, सेहतमंद और पायदार माहौल चाहिए। फिर उसके बाद सूदी निजाम के बारे में बात की, आर्टिकल 38। उसके बाद ये सारी 47 जो तरमीम और तजावीज अब मुकम्मल हो चुकी हैं, उसमें ग्रेड 18 उनकी इजाजत से होगा, जज उनकी इजाजत से होगा, सारी ब्यूरोक्रेसी उनकी इजाजत से होगी। कमिश्नर जब तक कॉर्निश बजा लाएगा, कॉर्निश समझते हैं ना सलमान? उर्दू का लफ्ज है जी जी, कॉर्निश बजा लाना। जब तक घुटनों के नीचे तक ये कॉर्निश नहीं बजा लाएंगे, तब तक कुछ नहीं हो जाएगा। जब तक वो कॉर्निश बजाता लाएगा, तब तक वो इलेक्शन कमीशन रहेगा। भाई उसको इलेक्शन कमीशन ताहयात कर दो। उसमें फॉर्म 45 और 47 का इतना बड़ा फॉर्मूला इजाद किया है कि आइंस्टाइन उसको पूछ रहा है कि वो किधर गया वो कमिश्नर। तो आइंस्टाइन भूल गए सारे। हार्वर्ड इस बेईमानी के ऊपर, हार्वर्ड लॉ केस के अंदर मैं लिखकर भेज रहा हूं कि हार्वर्ड इस बेईमानी के ऊपर जो है वो केस स्टडी लिखे कि इतनी पूरी दुनिया के अंदर पेब्लो एस्कोबार और नवाज शरीफ में फर्क क्या है। मुझे सिंपल सा एक फर्क बता दें कि सारी की सारी हुकूमत तो आपकी बिक गई, अब रह क्या गया? अच्छा, सदर की इजाजत के बगैर, इसमें लिखा हुआ है ना, आइन की पूरी बातें और दफात में आपके सामने बता रहा हूं, सदर की जहां इजाजत होगी उस वक्त तक कोई और आगे बात नहीं चलेगी। भाई सदर जब तक आसिफ जरदारी है, उसके बाद क्या करेंगे? जब सदर आपकी मर्जी का ना हुआ, फिर क्या करेंगे? अच्छा, लेकिन मैंने ये पहले कहा था कि ये जो 2-3 टाइप के मुसद्दे आए हैं, एंड ऑफ द डे क्या हुआ? आखिर वो मुजवजा, अच्छा मैं भी इस वक्त फेल हो गया। मैंने कई जगह बैठ की कि अगर पाकिस्तान के अंदर हल्का सा भी जमीर हुआ तो ये तरमीम नहीं हो सकती, लेकिन मैं गलत साबित हो गया। आज सब चैनल्स पे मैंने कहा मैं गलत हो गया। मुझे नहीं लगता था कि पाकिस्तान इतना बेजमीर हो सकता है, पाकिस्तान की सियासत इतनी बेजमीर हो सकती है। इतना बेजमीरी हुई कि 47 की 47, जिसको किसी तौर पे भी आप ना जमहूरी कह सकते हैं, ना ऑटोक्रेटिक कह सकते हैं, और ये डिक्टेटोरियलिज्म से भी 4 हाथ आगे है। इसको रेड टेपिज्म कहते हैं। ये रेड टेपिज्म है कि 18वें ग्रेड का अफसर मैं चुनूंगा, वो क्या करेगा? मैं हर चीज को मैं चुनूंगा, वो क्या करेगा? किस इदारे, मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज, प्रोडक्शन, कॉमर्स, कोई इदारा हो, मैं बताऊंगा कि क्या फैसले करने हैं। जब इन्होंने फैसले करने हैं और कहीं से एक ने ये सारा का सारे निजाम का पपेट को चलाना है, साहब अगर तो आप इजाजत दें puppetry का मुझे, निजाम क्योंकि वाइंड आपके अप भी हाथ में। करना है, मैं जाते जाते फैसल साहब से कहूंगा लास्ट कमेंट्स कर दें। ये डॉक्टर साहब ने बड़ी जज्बाती किस्म की गुफ्तगू की है, और ऑब्वियसली वो जज्बातियत तो है उसके अंदर, लेकिन ऑब्वियसली जो मुसव्वदा है वो तमाम चीज़ें आईनी क्लियर हुई हैं, उस पर वो अपनी राय भी दे रहे थे। फैसल साहब आपके लास्ट कमेंट्स पे मुझे वाइंड अप करना है। निगे जी, ये जो खालिद साहब ने कहा है वो 3C पढ़ने, चीफ जस्टिस तो 2/3 मेजोरिटी के साथ रिकमेंड होगा, और जो जजेस हैं वो सिंपल मेजोरिटी के तहत होंगे। ये जो लेटेस्ट मतलब चीफ जस्टिस जो है वो तरमीम आई 2/3 के साथ ही जाएंगे। जी, यहाँ लिखा भी हुआ, मेरे सामने भी ये लिखा जी है। जी, 2/3 दिया हमने। 3C में वाज़ेह तौर पे लिखा है, the committee by majority of its total membership with 14 days prior to the retirement of Chief Justice of Pakistan shall send the nomination as provided in clause 3. आगे फिर आ गया provided that the first nomination under clause 3 after commencement of constitution 26th amendment। ठीक है फैसल साहब, आप क्या कह रहे हैं, दोबारा बताइएगा। ये कुछ 26 मुसव्वदे हैं, राय साहब के पास मुसव्वदा ठीक नहीं है, ये गजट नोटिफिकेशन वाला ले, उसमें पढ़ लें। ये लॉ मिनिस्टर साहब ने कुछ 26 उनके पास जहां से आता था वो आगे तोड़ देते थे, तो वो चले मैं फिर आपसे एक सवाल कर लेता हूं। चला कि 2/3 मेजोरिटी लेके चलते हैं कि 2/3 लिखा हुआ है, अगर 2/3 नहीं होती है लेट सपोज, तो फिर क्या होगा इसका कोई फिर क्योस, फिर डेडलॉक, कोई हल है नहीं उसमें। देखे ना, यही तो जब आप उजलत में ये काम करते हैं, कानून साजी जो है वो बहुत संजीदा मामला है, जोकर्स के हाथ में तो नहीं दिया जा सकता ना। तो प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे जो कानून साजी है ये तो जोक है ना। अभी जो डॉक्टर साहब ने बात की है, जज्बातियत उनकी बनती है कि जो भी वाक़यात हुए हैं वो उस मामलात में कोई भी जो पाकिस्तानी होगा, जो भी मुल्क से मोहब्बत करने वाला है, वो हर्ट तो होगा, तकलीफ तो होगी। दर्द किस तरह से होता है,
कि जब आप आइन बनाते हैं और आइन के साथ इस तरह से खिलवाड़ करते हैं कि आपको ये भी नहीं पता कि मसौदा क्या है, मसौदा वो तो एक बात पे मैं बिल्कुल बसद एहतराम मैं इख्तलाफ करूँगा कि मौलाना फजल रहमान को आप ये कह रहे हैं, लेकिन उनकी एक सियासी तदब्बुर से जो पहला ओरिजिनल ड्राफ्ट है, आप अगर वो पढ़ें तो आपको आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि इस मुल्क में, इस ज़माने में जहाँ पर दुनिया सिविलाइज हो रही है, महज़बियत आ रही है, तो हमें बैक जंगल लॉ में भी, बल्कि जंगल के कानून भी कुछ होते हैं। ये तो एक ऐसा बेहुदा मंसूबा था जो कि नाकाम हुआ। अभी जो मामलात हैं, बिल्कुल दुरुस्त बात है कि बहुत सारे मामलात सही नहीं हैं, लेकिन फिर भी इसमें बहुत सारी बेहतरी है, बहुत सारी चीज़ें डाइल्यूट हुई हैं, वो एक अच्छी बात है। और दूसरी बात ये है कि इतना डॉक्टर साहब से तो मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ज़रा खातिर जमा रखें, जजेस और वकील जो हैं वो बंद गलियों से रास्ते निकालने जानते हैं, तो ये मामलात ये तरमीम आप देखिएगा जल्दी हवा में उड़ती हुई नजर कैसे? आएंगी आपको। मैं फैसल साहब ये जानना चाह रहा हूं कैसे? सर इसकी मैं फीस लेता हूँ। सर लड़ना थोड़ी है। राय लेनी है, लड़ना थोड़ी है। मैं पिटिशनर थोड़ी हूँ सर। नहीं, साथ कमाई भी तो करनी ही है ना। अच्छा, मतलब आपको ये लगता है कि इट इज नॉट फाइनल, ये अंडू हो सकता है? चले ये तो बता दें, ऑफ ये कोर्स तो ये फाइनल नहीं है, चैलेंज होगा। अब इसलिए एंड हो जाएगा ना कि इसमें जो सब्सटैंशियल लॉ पास किया गया है वो बगैर सोचे समझे उजलत में पास किया गया है। देखिए, जब एक चीज मैकेनिज्म बनाना है, आपको अगर आपने कोई चीज रिप्लेस करनी होती है तो उस पर तो बहुत मेहनत लगती है ना, क्योंकि एक सेटल निज़ाम को आपने अपरूट करके एक नया पौधा लगाना है। तो नए पौधे के लिए तो जमीन की आबियारी करना जरूरी है, बीज का अच्छा होना जरूरी है, पानी का वक्त पे डलना, खाद का, या जो भी इसके लवाजमात हैं, वो इसमें लवाजमात नहीं है। लिहाजा ये बीज पनपने से पहले गल जाएगा, सड़ जाएगा। ये जो तरमीम ये लाए हैं, ये आप जल्दी देखिएगा, ये अपनी मौत खुद ही मर जाएंगे। अच्छा, मेरा आखिरी सवाल डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब ये बताइएगा, 25 तारीख को मंसूर अली शाह साहब चीफ जस्टिस होंगे नहीं होंगे इस आईनी तरमीम के बाद? अब इसके बाद, अभी फैसल साहब ने बिल्कुल दुरुस्त कहा, अभी इसके बाद आप ये देख लें कि ये सब डिपेंड करता है। अभी बहुत सारे मामलात रहते हैं, इसमें बहुत ज्यादा कानूनी लकूनास है। अगर आप इसको गौर से सारे मुसद्दे को देखें, ये अभी 2/3 और इसके ऊपर मेजोरिटी के ऊपर मेरे सामने दिखा हुआ है कि इसके लिए 2/3 चाहिए। सो ये बहुत सारे लकूनास हैं, इतने आराम से नहीं होंगे। और मुझे यकीन है कि पाकिस्तान के वकला, बार काउंसिल्स और सारे के सारे इत्तेहाद मिल करके ये जो शब खून मारा जा रहा है, इसको इस तरीके से जाने नहीं देंगे। और होना तो यही चाहिए, असूल तो यही बनता है कि मंसूर अली शाह आएंगे, लेकिन इतना जिक्र उनका कर करके आप लोगों ने उनसे जज्बाती काम करवा दिया, आपने उनसे इमेच्योर हरकत करवाई, आपने उनको बुखलाहट का शिकार कर दिया। ये बात भी फैसल साहब की दुरुस्त है। अभी ये वो 47 तजावीज जो पहले आ रही थी, उसको अगर आप सुनते तो आप लोगों के होश क्या, होश के होश उड़ जाते। अभी ये वो नहीं है। अभी भी ये वकला की, आवाम की, एंड हैट्स ऑफ टू आवाम भी खड़ी हुई, वकला तो है ही हैं, लेकिन बहुत सारी तरमीम है जिसके अंदर ये लकूनास हैं, ये नहीं कर सकते, ये इंप्लीमेंट नहीं हो सकती, ये पॉसिबिलिटी इसमें नहीं है। और इसके अंदर जो सब जुडिशियल मामलात हैं और जो इसके पीनल एटिकेट्स हैं, वो फैसल साहब ने बिल्कुल दुरुस्त कहा, इसमें बहुत सारे मामलात अभी तरतीब टाइम की कमी है, वरना मजीद इतने डिटेल में आराम से ये जाने नहीं देंगे। बिल्कुल। और आखिरकार ये जो पीटीआई है उसने साइड पर करके इन्होंने साबित कर दिया है कि इमरान खान में आज भी ज़मीर है, फैसल साहब, और आप कुछ कह रहे आज हैं? भी वो इसको बका की तरफ ले जा जी सकते हैं। फैसल साहब, मैं ये कह रहा हूँ कि जो आपने सवाल पूछा है उसका जवाब आपको शायद कल मस्बत में मिल जाए। चलें लेट्स सी, वरना मैं कोशिश करूंगा कल आपको दोबारा से गुफ्त मेहमान के तौर पर आपको मदऊ किया जाए, फिर आपसे डिटेल बात की। सर थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद थे, फैसल साहब हमारे साथ मौजूद थे, और राजा खालिद साहब भी हमारे साथ मौजूद थे। लेट्स सी, अभी तो ये आईनी तरमीम हो चुकी है, अब जो उनके मुखालफिन है वो बहुत कॉन्फिडेंट है कि जनाब ये कारगर साबित नहीं होगी और अंडू हो भी जाएगी। इंशाल्लाह कल आपसे फिर मुलाकात होगी। ख्याल रखिएगा अपना, अल्लाह हाफिज़।